जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नो लहर में। दोस्तों, धारा 24 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 क्या है, इसका प्रावधान क्या कहता है, इसकी पूरी प्रक्रिया समझेंगे, जानेंगे। दोस्तों, भारत में परिवार न्यायालयों में आए दिन मुकदमे बढ़ते जा रहे हैं और महिलाएं डोमेस्टिक वायलेंस की और क्रूरता की या पतियों के ओवर ड्रिंकिंग की इस तरह की शिकार होती जा रही हैं। अपने बच्चों, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए पतियों द्वारा या ससुराल से अगर कोई मेंटेनेंस नहीं मिलता है तो जब कोई मुकदमा कोई महिला किसी परिवार न्यायालय में करती है, डोमेस्टिक वायलेंस का करती है या डाइवोर्स का करती है, तो इन सब मुकदमों के शुरू होने के साथ ही साथ वह इंटरिम मेंटेनेंस की डिमांड करती है। मेंटेनेंस दो प्रकार का होता है, एक अंतरिम भरण पोषण, एक अनंतिम भरण पोषण। तो अंतरिम भरण पोषण मुकदमा शुरू होने के बाद जब कोई केस लड़ना शुरू करती है कोई महिला, जो पीड़ित महिला है वो अपने पति से अंतरिम भरण पोषण यानी इंटरिम मेंटेनेंस की डिमांड करने की अधिकारिणी होती है, जिसका प्रावधान हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के धारा 24 में दिया गया है। अब ये धारा 24 क्या है? जब कोई महिला किसी न्यायालय में अपने पति के खिलाफ, चाहे तलाक का हो, चाहे खर्चे का मुकदमा हो, चाहे क्रुएलिटी एंड डिजर्शन का मामला हो या विवाह से संबंधित कोई मामला हो, जो परिवार न्यायालय प्रधान न्यायाधीश के यहाँ दाखिल होता है। दोस्तों, प्रधान न्यायाधीश और उनके सहायक जो भी न्यायाधीश होते हैं, किसी के यहाँ भी आप इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन दे सकते हैं। और इंटरिम मेंटेनेंस अलाउ कैसे होता है? दोस्तों, जब कोई महिला मुकदमा लड़ती है तो अपने पति के इनकम का ब्यौरा भी देती है कि हमारे पति के पास इतने खेत हैं, उनकी वो यहाँ पे काम करते हैं या जिस भी डिपार्टमेंट में वो काम करते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट किसी भी सेक्टर में काम करते हैं, खेती से कितनी इनकम होती है, सैलरी कितनी है या उनके अदर इनकम क्या हैं, अन्य और कहाँ कहाँ किन किन जगहों से वो उनकी इनकम है। तो जो टोटल इनकम होता है दोस्तों, टोटल इनकम जो उसके हस्बैंड की है, उस इनकम का 30% तक, मिनिमम 30%, मैक्सिमम 50% कोई भी न्यायाधीश अलाउ कर सकता है इंटरिम मेंटेनेंस के तौर पर। यह हो गया इंटरिम मेंटेनेंस। अभी मैं आगे आपको बताता हूं कि ये इंटरिम मेंटेनेंस अलाउ हो जाता है तो मिलेगा कैसे, क्योंकि अलाउ होना एक अलग चीज़ है और उसे प्राप्त करना ये एक अलग प्रक्रिया, एक न्यायिक प्रक्रिया है। तो दोस्तों, ये हो गया इंटरिम मेंटेनेंस। अनंतिम भरण पोषण यानी फाइनल मेंटेनेंस क्या होता है? दोस्तों, जैसा कि मेरे पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि जब कोई परिवार न्यायालय का मुकदमा किया जाता है, चाहे पति द्वारा या पत्नी द्वारा किया जा रहा है, तो ये मुकदमे बीच बीच में न्यायालयों द्वारा मीडिएशन सेंटर, सुलह समझौता केंद्र पर भेज दिए जाते हैं। न्यायाधीश को जिस भी पॉइंट पर यह लगता है कि ये शादी टूटने से बचाई जा सकती है, तो ऐसी स्थिति में न्यायाधीश महोदय फाइल को ट्रांसफ़र कर देते हैं मीडिएशन सेंटर में और दोनों पक्षों को बुला लिया जाता है। मीडिएटर महोदय जो भी होते हैं वह दोनों पक्षों को एक करने का प्रयास करते हैं। दोनों पक्षों को प्रयास करते हैं कि एक टेबल पर बैठ करके दोनों ही अपने अपने पॉइंट्स रखें और उन पॉइंट्स यानी जो प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स के सल्यूशंस मीडिएटर महोदय सहायता करते हैं कि इस प्रॉब्लम की ये सहायता हो सकती है, इसका ये सल्यूशन हो सकता है। मान लीजिए 10 पॉइंट बने कि ये खाना नहीं बनाती है, कपड़े नहीं धोती है, उसने एलिगेशन लगाया कि ये दारू पी के आते हैं या लेट आते हैं, बच्चों को नहीं ले जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं दोस्तों, छोटी छोटी चीज़ों पे लोग आज के समय में न्यायालय पहुंच जाते हैं।
या बार बार मायके जाना चाहती है। मतलब ये सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, घरेलू चीज़ें होती हैं, या ये कह सकते हैं कि ये वैचारिक मतभेद कह सकते हैं, या विचारों का मेल न होना, या एक दूसरे के प्रति सामंजस्य न बन पाना। तो ऐसी स्थिति में लोग न्यायालयों की शरण ले रहे हैं, और न्यायालयों पे इस तरह का भार रहता है कि कैसे करके दो परिवारों को, पति पत्नी को, एक दाम्पत्य जीवन को कैसे सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जा सके। इसके लिए मीडिएशन सेंटर और जो काउंसलर होते हैं न्यायालयों में, इन लोगों की अहम भूमिका होती है। ये लोग पूरा प्रयास करते हैं कि कैसे भी करके एक परिवार को टूटने से बचाया जा सके। तो वो मीडिएटर महोदय ये सारे पॉइंट्स के सल्यूशंस बताते हैं और कहते हैं कि आपस में बैठ करके आप लोग भी इन पॉइंट्स पे विचार करें कि क्या ये प्रॉब्लम्स लाइफ टाइम है या शॉर्ट टाइम है। अगर शॉर्ट टाइम है तो आप इन प्रॉब्लम्स के सल्यूशंस स्वयं भी ढूंढ सकते हैं। अगर बीच का कोई रास्ता निकलता है तब तो वो दोनों परिवार एक हो जाते हैं। अदरवाइज एक किसी पॉइंट पे जो भी लेन देन पूर्व में हुआ है उस लेन देन की एक लिस्ट बन जाती है, और लिस्ट के साथ फाइनल मेंटेनेंस की बात आती है कि मुझे फाइनली इतना रुपया अगर मिल जाता है तो मैं इन्हें तलाक दे दूंगी। अगर इस तरह की कोई बात आती है, इस तरह का कोई स्वयं निर्णय ले लिया जाता है पति और पत्नी के द्वारा, और पति भी उस पर तैयार हो जाता है, तो वो रिपोर्ट मीडिएशन सेंटर द्वारा लगा करके वापस न्यायालय में भेज दिया जाता है। न्यायालय उस पॉइंट पे विचार करती है, न्यायालय अपना कमेंट देती है, और कोई एक तिथि नियत कर दी जाती है। उस तिथि पर फाइनल मेंटेनेंस की जो भी वैल्यू, जो भी अमाउंट तय किया जाता है नगद, और जो भी ग्रोसरी के सामान हैं, या जो भी महिला अपने ससुराल मायके से लेकर के ससुराल आई थी, उन सब की लिस्ट बन जाती है। न्यायालय उस पर अपनी मुहर लगाती है, और न्यायालय की उपस्थिति में, न्यायालय के एक व्यक्ति की उपस्थिति में न्यायालय किसी को डिप्यूट कर देती है कि आप इस तरह के सुलह समझौते में आपका सुपरविजन रहेगा। वह व्यक्ति वहाँ खड़ा होकर के, दोनों पक्ष के अधिवक्ता खड़े होकर के उसको फाइनल मेंटेनेंस दिलवा देते हैं, और संबंध विच्छेद की प्रक्रिया वहीं समाप्त हो जाती है, न्यायालय डिक्री कर देती है। लेकिन अगर इंटरिम मेंटेनेंस की बात करें तो इंटरिम मेंटेनेंस की बात सेक्शन 24 HM एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में दिया गया है। केस लड़ना शुरू करने से ही कोई महिला याची जो है वो एप्लीकेशन करती है कि श्रीमान जी, मैं अबला नारी हूँ, मैं अपने मायके में या फला रिलेटिव के वहाँ रह रही हूँ अपने बच्चों को लेकर के, और मुझे खाने का, पहनने का, रहने का और इस मुकदमे को लड़ने का हमारे पास कोई अन्य व्यवस्था नहीं है। मैं एक साधारण गृहिणी हूँ। और इन सब चीज़ों को बताते हुए धारा 24 में वो इंटरिम मेंटेनेंस की मांग करती है कि हमारे पति की कमाई 50,000 रुपये है, जिसमें से आधा मुझे 25,000 रुपये मिलना चाहिए। तो न्यायाधीश महोदय दूसरी पार्टी से भी साक्ष्य मांगते हैं, और इनसे भी साक्ष्य मांगते हैं। उन साक्ष्य एविडेंसेस के आधार पर न्यायालय ये डिसाइड करती है कि इंटरिम मेंटेनेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो इससे पता चलता है कि धारा 24 पीड़ित महिला के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होती है। लेकिन दोस्तों एक पॉइंट आता है कि ये इंटरिम मेंटेनेंस जब अलाउ हो जाता है, कि जैसे मान लीजिए एक उदाहरण ले लेते हैं कि 10,000 रुपये माहवार एक इंटरिम मेंटेनेंस का मामला अलाउ किया गया। अब महिला क्या करेगी? तो दोस्तों इसमें उस महिला को करना ये होगा कि एक एप्लीकेशन, एक फॉर्मेट में एप्लीकेशन बना करके कि मेरा नाम ये है, मेरे पति का नाम ये है, मेरी उम्र ये है, मेरा पेशा ये है, वो सारी डिटेल्स भरते हुए वो एक एप्लीकेशन देगी, सम्मानपूर्वक निवेदन करेगी, जिसमें ये लिखा जाएगा कि मेरा नाम, मैं प्रार्थनी, मेरा नाम ये है, मेरे पति का नाम है, मेरे पिता का नाम है, और सारी चीज़ें लिखते हुए उसमें वो कहेगी कि मान लीजिए अपर प्रधान न्यायाधीश द्वितीय ने कोई फैसला दिया कि 10,000 रुपये इंटरिम मेंटेनेंस का,
अब वो 10,000 रुपये इंटरिम मेंटेनेंस किस दिन अलाउ किया गया था ये वो बताएगी। तो 10,000 रुपये का डेट कि किस दिन अलाउ किया गया था, अलाउ का डेट बता करके वो एप्लीकेशन देगी प्रधान न्यायाधीश। एक मिसलेनियस केस वो दर्ज करेगी, प्रकीर्ण याचिका संख्या और मूल याचिका संख्या भी, जिसमें अगली तारीख पेशी क्या है वो बताएगी। ये सारी चीज़ें बताते हुए प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय के वहाँ वो अपना एक प्रार्थना पत्र इस आशय का देगी कि हमें जो भी इंटरिम मेंटेनेंस जो अलाउ किया गया है वो कोर्ट में जमा हो गया है। इस स्थिति पर डीडी का नंबर और डीडी अमाउंट, डीडी डेट और किस दिन कोर्ट में रिसीव हुआ है, ये सारी चीज़ों का ब्यौरा देते हुए वो एक रिलीज प्रार्थना पत्र देगी। और उस रिलीज प्रार्थना पत्र की व्यापक जांच होगी कि जो प्रार्थना पत्र में जो कंटेंट दिए गए हैं, जो बातें कही जा रही हैं, क्या वो सही है या नहीं। अगर सही है तो वो प्रार्थना पत्र अलाउ कर दिया जाता है। अलाउ करने के बाद न्यायालय द्वारा उस प्रार्थना पत्र के साथ याचिनी या जो पीड़ित महिला है वो अपने जो बैंक अकाउंट्स हैं, बैंक अकाउंट का विवरण देगी IFSC कोड के साथ, उसके पासबुक की छाया प्रति लगाएगी और निवेदन करेगी कि मुझे जो मेरा इंटरिम मेंटेनेंस जो अलाउ किया गया है, जो कोर्ट में जमा हो रखा है, वो मुझे इसी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। फिर न्यायालय जब अलाउ करेगा, उसके प्रार्थना पत्र को आदेशित करेगा तो उसकी व्यापक स्क्रूटनिंग की जाएगी। स्क्रूटनिंग करके जांच करके उसका जो भी अमाउंट है वो अमाउंट सीधे याचनी के खाते में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों आपने देखा इस प्रकार अंतरिम भरण पोषण और फाइनल मेंटेनेंस यानी अनंतिम भरण पोषण दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। एक केस शुरू होते ही अलाउ कर दिया जाता है और एक केस की समाप्ति के समय अलाउ किया जाता है। दोस्तों आज का सेशन हम यही समाप्त करेंगे और आपसे विनम्र निवेदन करेंगे कि अगर हमारी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लग रही हो तो अधिक से अधिक हमारे चैनल को शेयर करें और सपोर्ट करें, लाइक करें और अपना प्यार इसी प्रकार बनाए रखें ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो सके और हम आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारी और वीडियोस बनाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।